નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણી પાસે ધોરણ 9 હિન્દી વિષયનું પ્રશ્નપત્ર છે. તમને પરીક્ષામાં આ જ પ્રશ્નપત્ર પૂછાય એવું નથી, માટે તમારે આ પ્રશ્નપત્ર સિવાય પણ એક્સ્ટ્રા તૈયારી કરવાની છે. આ પ્રશ્નપત્ર માત્ર આધારરૂપ છે કે હિન્દી વિષયમાં આવા પણ પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. તો હવે આપણે વિભાગ એની શરૂઆત કરીએ. વિભાગ એ છે ગદ્ય વિભાગ. प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहला प्रश्न है सूर्य नारायण पढ़ने में खाली जगह है तो जवाब आवशे कमजोर. त्यारबाद बीजो प्रश्न है ड्राइवर को मारपीट से लेखक ने बचाया. प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ति कीजिए. तीजो प्रश्न है प्रियोदा मनमोहन को घर पहुंचाने गई क्योंकि तेनो साचो जवाब आवशे ब. रस्ते में उसे डर लगता था. त्यारबाद प्रश्न नंबर 4 જોઈએ. बुराई में रस लेना खाली जगह बात है तो तेनो जवाब છે क बुरी बात है. प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. पांचमो प्रश्न है सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे. तेनो जवाब है सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे. प्रश्न नंबर 6 रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी. तो तेनो जवाब है रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी. प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए. हवे सातमो प्रश्न જોઈએ. लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा. तेनो जवाब है गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है. दिन में सैलानियों के कारण बड़ा वह बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा. त्यारबाद प्रश्न नंबर 8 જોઈએ. पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था. तो प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे. उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था. त्यारबाद प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित प्रश्न का 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए. तो हवे प्रश्न 5 નો 9मो प्रश्न જોઈએ. रानी लक्ष्मीबाई निराश क्यों हो गई. तो तेनो जवाब જોઈએ रानी लक्ष्मीबाई के स्वराज्य पाने के प्रयत्न विफल हो रहे थे. झांसी उनके हाथ से निकल गई थी. उनके पास शक्ति थी फिर भी वे दुर्बल थी. तात्या जैसे कुशल सेनापति के होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं था. रानी के सहयोगी विलासित में डूबे हुए थे. वे युद्ध में साहस और शौर्य दिखाने के बदले ब्रह्म भोजन के आयोजन में पड़े थे. ग्वालियर जैसा किला हाथ में होकर भी वे कुछ नहीं कर पा रही थी. शत्रु को अपना शिकार बनाने के बदले वे अविश्वासों के शिकार बन रही थी. अपने पक्ष की ऐसी स्थिति देखकर रानी लक्ष्मीबाई निराश हो गई. तो आ હતો 9મા પ્રશ્નનો જવાબ. 9મા પ્રશ્નના અથવામાં પણ એક પ્રશ્ન આપેલો છે. बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए. तो तेनो जवाब है पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा. आय के ठोस साधनों से वे वंचित थे. वे स्कूल में पढ़ाते थे. ट्यूशन करके अपनी किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे. फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था. छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था. बच्चन जी की बीमारी के बाद स्थिति और भी चिंताजनक हो गई. महंगी दवाई खरीदना मुश्किल हो गया था. ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की. सही समय पर इलाज न मिला पर श्यामा की मृत्यु हुई. इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है. त्यारबाद आवे छे विभाग बी पद्य विभाग है. प्रश्न 6 निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. प्रश्न नंबर 10 आर्यों की संतान की आज
ખાલી જગ્યા હો ગઈ है तो તેનો જવાબ છે અ અધોગતિ। प्रश्न नंबर 11 श्री कृष्ण के सिर के दोनों ओर खाली जगह लटक रही है तो तेनो जवाब है अ लट। प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित काव्य पंक्ति की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 12 यह पुण्य भूमि खाली जगह आचार्य है तो खाली जगह में जवाब आवशे यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला और कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 13मो प्रश्न है भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? तेनो जवाब है भारत संसार का सबसे पुराना देश है इसलिए उसे वृद्ध कहा गया है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 14 धन संपत्ति किस लिए है? तेनो जवाब है धन संपत्ति परोपकार के लिए है। प्रश्न नंबर 15 है सूरदास ने किस प्यासे को दूरमती कहा है? तेनो जवाब है गंगा नदी के जल शुद्ध और पवित्र अन्य कोई जल नहीं है। जो प्यासा व्यक्ति उसे छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए उसे सूरदास ने दूरमती कहा है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 16 જોઈએ कर्ण दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ सकता? तेनो जवाब है दुर्योधन के सामने युद्ध का घोर संकट है इसलिए सच्चा मित्र होने के कारण कर्ण आपत्ति के समय उसका साथ नहीं छोड़ सकता। प्रश्न नंबर 10 निम्नलिखित प्रश्नों का 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तेनो 17मो प्रश्न आपने જોઈએ भारतवासियों के बारे में गुप्ता जी क्या कहते हैं? तेनो जवाब है गुप्ता जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतानें हैं। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल में सबसे आगे थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, परंतु उन महाआर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति है। प्रगति की दौड़ में वे बुरी तरह पिछड़ गए हैं, फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे भूले नहीं है। 17मा प्रश्नना अथवामां पण एक प्रश्न आपवामां आवेलो छे कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? तेनो जवाब है मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। त्यारबाद आवे छे विभाग सी व्याकरण विभाग। प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रश्न नंबर 18 है सिर पर चढ़ना अधिक होना। तेनो वाक्य है सिर पर इतना कर्ज चढ़ गया है कि रात में नींद नहीं आती। त्यारबाद प्रश्न नंबर 12 निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 19वां प्रश्न है मार के पीछे भूत भागे। किसी भी समस्या का हल करना। तेनो वाक्य में प्रयोग જોઈએ जब समस्या हद से बढ़ जाती है तब सरल उपाय के बजाय कठिन शिक्षात्मक रवैया अपनाना इसे कहते हैं मार के पीछे भूत भागे। प्रश्न नंबर 13 है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। प्रश्न नंबर 20 वह बुद्धिमान स्त्री है। हवे तेनु जवाब જોઈએ वह बुद्धिमती स्त्री है। प्रश्न नंबर 14 निम्नलिखित शब्द का विरोधी शब्द लिखिए। 21वां प्रश्न है दुर्लभ। तेनो विरोधार्थी शब्द थशे सबल। त्यारबाद प्रश्न नंबर 15 જોઈએ निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। 22वां प्रश्न है सुगम। तेनो जवाब थशे सरल। प्रश्न नंबर 16 है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। 23वां प्रश्न है आदर्श आचरण करने वाला। आदर्श आचरण करने वाला तेनो जवाब है आचार्य। प्रश्न नंबर 70 निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग बताइए। 24वां प्रश्न है अनुपम। अन वत्ता उपम। त्यारबाद प्रश्न नंबर 18 જોઈએ निम्नलिखित वाक्य में से
भाववाचक संज्ञा बताइए। 25मो प्रश्न है, आज देश की दशा अच्छी नहीं है, तो तेनो जवाब है दशा। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित वाक्य में से कर्तुवाचक संज्ञा बताइए। 26मो प्रश्न है, न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक का सेवक था, तो उत्तर में आवशे सेवक। प्रश्न नंबर 27 है, तुम्हारी विधवा बहन कल अमदावाद गई, तेनो जवाब आवशे विधवा। आज 27मो प्रश्न हतो ते छे निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण बताइए। आमांथी विशेषण शोधवानुं हतुं। तो हवे आपणे जोईए विभाग डी, लेखन विभाग। 21मा प्रश्न में छे, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। અહીં एक फकरो आपवामां आवेलो छे अने नीचे जवाब आपवामां आवेला छे, तो आ जवाब फकरामांथी शोधीने लखवाना छे। हवे आपणे जोईए। प्रश्न नंबर 28, पिंजरे में बंद जंगली जानवर सुखी क्यों नहीं हो सकता? तो 28वां प्रश्नનો जवाब छे जंगली जानवर। अपने देश को, अपनी जन्मभूमि को बहुत प्रेम करता है। जब वह अपनी जन्मभूमि जंगल से दूर हो और पिंजरे में बंद हो, तो वह सुखी नहीं रह सकता। हवे प्रश्न नंबर 29 जोईए। इस गद्य खंड से हमें क्या सीख मिलती है? तो आ प्रश्नનો जवाब जोईए। इस गद्य खंड से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी जन्मभूमि के प्रति हमें दिल में सच्चा प्रेम होना चाहिए। आज़ादी में ही जीवन का सच्चा आनंद है। त्यारबाद 30मो प्रश्न है, इस खंड को उचित शीर्षक दीजिए। तेनो जवाब है जन्मभूमि के प्रति प्रेम। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे शीर्षक दीजिए। आज मुद्दा आपवामां आवेला छे तेना आधारे एक वार्ता लखीने तेने शीर्षक आपवानुं छे। हवे जोईए। एक राजा था। वह था तो बहुत पराक्रमी, पर उसके पास सैन्य बल अधिक न था। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसकी इस कमजोरी से लाभ उठाने का निश्चय किया। उसने उस पर हमला कर दिया। घमासान लड़ाई के बाद पहला राज हार गया। उसे अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ा। पराजित राजा शत्रु के भय से जंगल में भाग गया। वहीं एक पहाड़ की गुफा में उसने शरण ली। एक दिन वह उस गुफा में चिंतित होकर बैठा था। इसी समय उसकी दीवार पर चढ़ती हुई एक मकड़ी पर पड़ी। वह मकड़ा गुफा की छत पर पहुंचना चाहता था, लेकिन कुछ ऊपर चढ़कर फिर से नीचे गिर जाता था। मकड़ी ने कई बार प्रयत्न किया, पर उसे सफलता न मिली। प्रत्येक बार वह नीचे गिर पड़ती थी। इतने पर भी मकड़ी ने हिम्मत नहीं हारी। अंत में उसने पूरी हिम्मत लगाकर चढ़ना शुरू किया और वह छत पर चढ़ गई। मकड़ी की इस हिम्मत और सफलता ने राजा को चकित कर दिया। उसे एक नई दृष्टि मिल गई। उसकी रगों में भी साहस का संचार हुआ। उसकी निराशा और चिंता छूमंतर हो गई। वह फिर अपने राज्य में लौटा और गुप्त रूप से सैन्य जमा करने लगा। फिर उसने पूरी शक्ति से शत्रु राजा पर चढ़ाई कर दी। उसने आत्मविश्वास से युद्ध किया और वह जीत गया। शत्रु राजा मारा गया और उसकी बची हुई सेना दम दबाकर भाग गई। इस प्रकार राजा को अपना राज्य तो मिला ही, शत्रु का राज्य भी मिल गया। कहानी लख्या पछी तेमांथी शुं शीखवा मळे छे ए पण लखवानुं छे। तो सीखमा छे, सचमुच छोटे छोटे जीवों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। निष्फलता मिलने पर भी प्रयत्न जारी रखने से अंत में सफलता जरूर मिलती है। तो ये सीख हमें इस कहानी से मिलती है। तेनी अथवा में एक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 23, पत्र लेखन कीजिए।
31वां प्रश्न है, चाचा जी ने संदीप पाठक को उसके जन्मदिन पर उपहार के रूप में एक कैमरा भेजा है। संदीप 161 उषा किरण तीथल रोड वलसाड़ से उनका आभार मानते हुए पत्र लिखते हैं। तो आ पत्र लेखन है। तो हवे आपने पत्र लेखन જોઈએ। 161 ઉષા કિરણ તીથલ રોડ વલસાડ, તો અહીં તારીખ પણ લખવાની છે। ત્યારબાદ છે पूज्य चाचा जी सादर प्रणाम, कल मेरा जन्मदिन था और कल सवेरे ही आपका भेजा हुआ प्रेम भरा पत्र और कैमरा मिले। अपना जन्मदिन के अवसर पर ऐसा बढ़िया उपहार पाकर किसे खुशी न होगी। आपने सचमुच मेरी मनपसंद चीज़ भेजी है। इसके लिए आपका जितना आभार मानूं उतना कम है। आपका भेजा हुआ कैमरा कोई मामूली कैमरा नहीं है। मैंने इस कैमरे के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। यह देखने में जितना आकर्षक है उतना ही अच्छा इसका काम भी है। कल मेरे जन्मदिन के अवसर पर सभी तस्वीरें इसी से खींची गई। मेरे मित्रों ने इन तस्वीरों की बहुत प्रशंसा की है। फ़ोटो खींचने का मुझे बहुत शौक़ था, पर मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं था। नहीं होने से मन अफसोस कर जाता था। अब आपने मेरा यह शौक़ पूरा कर दिया है। अब मैं मन चाहे दृश्यों और विशेष अवसरों के चित्र इस कैमरे में से ले सकूँगा। आपके इस महत् स्नेहपूर्ण उपहार के लिए मैं आपका फिर से आभार मानता हूँ। चाचा जी को मेरा प्रणाम। आपका प्यारा भतीजा संदीप पाठक। तो અહીં આપણું પત્ર લેખન જોયું। હવે આગળ જોઈએ। प्रश्न नंबर 24 છે, निम्नलिखित विषयों में से एक विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। तो હવે નિબંધ લખવાનો છે। प्रथम निबंध છે वृक्षारोपण। प्राचीन काल से ही वृक्ष मनुष्य के मित्र रहे हैं। वृक्षों से मनुष्य को अनेक लाभ होते हैं। वृक्षों की अधिकता लोगों के सुख सौभाग्य और समृद्धि की निशानी मानी जाती है। इसलिए वृक्षारोपण ही बहुत महिमा बताई गई है। तो અહીં वृक्षारोपण निबंध લખવાનો છે। हमारे देश में पिछले कई वर्षों से वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होती रही है। इसके कारण आज बड़े बड़े जंगल साफ हो गए हैं और वृक्षों की सघनता में बहुत कमी आ गई है। वृक्षों के अभाव से वर्षा की मात्रा कम हो गई है। अब ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने की कोशिश की जा रही है। नया वृक्ष लगाकर उनकी देखरेख करना किसी बच्चे को गोद लेकर उसका पालन पोषण करने के बराबर है। वृक्षारोपण को एक पुण्य कार्य माना गया है। वृक्षारोपण से अनेक लाभ होते हैं। वृक्षों के बढ़ने और फलने फूलने से निर्जन स्थान भी हरे भरे और सुंदर बन जाते हैं। वृक्षों की हरियाली मन को प्रसन्नता से भर देती है। वृक्षों की शीतल छाया गर्मी की दोपहर में सुख शांति प्रदान करती है। वृक्ष के पत्ते फूल फल सब हमारे काम आते हैं। वृक्षों से हमें कागज़ दियासली गोंद लाख तरह तरह की दवाइयाँ तथा तेलों की प्राप्ति होती है। भौगोलिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी वृक्षारोपण का विशेष महत्व है। वृक्षों से वायुमंडल शीतल और शुद्ध होता है। वृक्षों के आकर्षण ही बादल खींचे चले आते हैं, जिससे बरसात होती है। खेत के चारों ओर पेड़ लगाने से ही खेत की मिट्टी की रक्षा होती है। नदी के किनारे लगाए गए पेड़ उसके किनारों के कटाव को रोकते हैं। सड़क के किनारे पेड़ लगाने से सड़क की शोभा बढ़ती है और राहगीरों को भी सुखद छाया मिलती है। वृक्षारोपण हमारा परम कर्तव्य है। वृक्ष लगाकर हम अपनी और समाज की सेवा कर सकते हैं। वृक्षारोपण द्वारा प्राणी जीवन को स्वस्थ सुंदर सुखमय बनाया जा सकता है। वृक्ष हमारे जीवन की प्रथम आवश्यकता है। वे हमारे जीवन के मूलाधार है। इसलिए प्रत्येक इंसान को वृक्षारोपण को हमें एक महोत्सव के रूप में मनाकर प्रकृति का आशीर्वाद पाना चाहिए। तो आ रीते वृक्षारोपण पर निबंध लखी शकाय छे। तेना अथवामां पण एक निबंध आपेलो छे। तेना अथवामां आपेलो निबंध जोईए, एक फूल की आत्मकथा। तो અહીં एक फूल की आत्मकथा आपवामां आवेली छे।
ફૂલની આત્મકથા તમે વિડીયો સ્કીપ કરીને લખી શકશો. ત્યારબાદ આગળ એક નિબંધ આપવામાં આવેલો છે, મેરા દેશ. હવે આપણે આ નિબંધ જોઈએ. भारत मेरा देश है. यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है. महाराज दुष्यंत व शकुंतला के वीर और प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा. इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं. अंग्रेजों के शासनकाल में इसका इंडिया नाम प्रचलित हुआ. यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है. तो आ रीते तमे मेरा देश निबंध लखी सको छो. તમે ગૂગલ પર સર્ચ કરશો એટલે તમને બધા જ નિબંધ મળી જશે.